आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। प्रदेश की विधायकों को मिली धमकियों के मामले में कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ही नहीं है, कोई विदेश में बैठकर कॉल पर धमकी दे रहा है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही अपराधियों पर कार्रवाई होगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार सामने आ रहे घोटालों, भ्रष्टाचार और आंदोलनों के विरुद्ध पुलिसिया बर्बरता के मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस विधायक प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति की तरफ महामहिम राज्यपाल का ध्यान दिलाना चाहते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विधायकों से भी फिरौती मांगी जा रही है और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। हमने ज्ञापन में 3 विषय रखे हैं। एक तो कानून व्यवस्था जो हालात हुई है, यहाँ पर कोई हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आम आदमी की तो देखो, जब विधायकों को इतनी धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी क्या स्थिति होगी। और यही कारण है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसको चुस्त दुरुस्त करें। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अभी फार्मेसी घोटाला लेटेस्ट है, तो उससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। हमने राज्यपाल जी को कहा है, भाई हम मांग करते हैं SIT बना देते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, CBI की करें। जैसे HPSC के दफ्तर में इतना करोड़ों रुपया मिला, लेकिन अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। बड़ी मछली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के 6 विधायकों रेणु बाला, संजय सिंह, सुरेंद्र पवार, कुलदीप वत्स, सुभाष गांगुली, मामन खान और उनके परिजनों को धमकियां मिल चुकी हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुलदीप वत्स के घर में घुसकर उनके नौकरों और स्टाफ के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। तो वहीं चंडीगढ़ में विधायकों को धमकी मामले में सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही इस पूरे मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं विधायकों को धमकी मिलने के मामले में बोलते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, कोई विदेश में बैठकर कॉल पर धमकी दे रहा है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसके प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उसको देख रहे। अगर वो कोई भी आदमी है और चाहे कहीं भी है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि कोई आदमी विदेश में बैठ के इस प्रकार की कॉल करता है तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा। प्रदेश में विधायकों को मिल रही धमकियों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं देखना होगा कि इस मुद्दे पर प्रशासन की कार्रवाई क्या रंग लाती है और सरकार खुद को कैसे डिफेंड करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सरकार को घेर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो एकदम ठीक है और लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। विधायकों को मिली धमकियों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और जो भी अपराधी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसी के साथ उदय भान, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके साथ कांग्रेसी MLA पहुंचे राज्यपाल के पास। ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत। आपको बता दें कि ज्ञापन में ये कहा गया कि कांग्रेस विधायक प्रदेश की
बिगड़ती कानून व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार और सामाजिक अशांति की तरफ महामहिम राज्यपाल का ध्यान दिलाना चाहते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विधायकों से भी फिरौती मांगी जा रही है और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो लगातार विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और इस धमकी कांड पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। जिन विधायकों को धमकी दी गई है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्हें सुरक्षा दी गई है। किसी भी तरह का माहौल जो है प्रदेश में नहीं बिगड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एकदम ठीक है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में सब ठीक है और धमकी मामले में लगातार प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है और इस पर जो भी अपराधी पकड़े जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। भूपेंद्र गहलावत जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र गहलावत जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ रही है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो है आपको घेर रहा है और विधायकों को भी धमकी मिली है। तो सबसे पहले सवाल आपसे करना लाजमी है, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ अभी प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाए हैं? भूपेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं है मेरी आवाज? जी बिल्कुल। हाँ, क्या आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, सवाल सुना है जी। इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से? हाँ जी, देखिए मोनिका जी, हमारी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अनिल विज जी हैं, उनके उसमें कानून व्यवस्था की हमारे प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो धमकी मिली है उसके तुरंत बाद हमने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी और उनकी पूरी तरह से सिक्योरिटी हमने चौकबंद कर दी है। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लोग मिले हैं 5-7 दिन पहले तो शैलजा जी मिली थी और जब उनके मिलने से पहले ही हमने सभी बंदोबस्त कर दिए थे। लेकिन जब कांग्रेस का एक नेता मिल जाता है तो मुझे समझ में नहीं आती ये कितनी कांग्रेस है। शैलजा कांग्रेस तो वो 4-5 दिन पहले मिल गई और दूसरी किरण चौधरी ने चिट्ठी लिखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिलने लग गए। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कितनी कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में है। और ये कभी 31 MLA कहते हैं, इनके 29 निकले और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मुझे पता लगा कि 16-17 MLA। नहीं तो आखिर खुद को क्यों नहीं सेफ महसूस कर रहे हैं? क्यों लगातार बार बार जो है राज्यपाल के पास जाने का वो जा रहे हैं? क्यों मजबूर हो रहे हैं? देखिए, इनकी जो जमीन है कांग्रेस की वो पूरी तरह से खिसक चुकी है और इनके पास कोई किसी किस्म का कोई ना एजिटेशन करने का इनका कोई साथ दे रहा है ना कोई और बात है। ये सिर्फ चर्चा में रहने के लिए अलग अलग उस पर मिल रहे हैं, नहीं तो जहाँ सोच की बात है। पहले ही हमने आज जब उनको धमकी मिली थी तभी तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको हमने सिक्योरिटी मुहैया करा दी थी, उनके मकान पे भी और उनके साथ भी। वहाँ हमने किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उग्रवाद की कोई बात नहीं है। वो जो दूर बैठे आदमी ने किसी ने धमकी दी है, मुझे पता लगा कि दुबई से धमकी एक ही फोन पर आई है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर हरियाणा की कोई बात होती तो अब तक उनको हम गिरफ्तार भी कर चुके होते। जब कुलदीप बिश्नोई जी को धमकी मिली थी, बैठकें हो रही हैं सर, 24 घंटे के अंदर ही 24 घंटे के अंदर ही उस आदमी को गिरफ्तार करने का काम किया था। हाँ। हमारी सरकार बहुत ही सजग है
किसी भी उग्रवाद के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारी पुलिस भी इतनी मुस्तैद है कि चाहे पाकिस्तान से चल के उग्रवादी आए हों, सारा पंजाब क्रॉस करके हरियाणा में एंट्री करते ही हमने उनको दबोचने का काम किया। हमारी पुलिस बिल्कुल सुरक्षा है। सिर्फ बैठकें लगातार हो रही हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल, लेकिन अपराधियों का पता अभी तक क्यों नहीं चल पाया है? नहीं देखिए, कोई हरियाणा से तो किसी ने धमकी नहीं दे रखी कि दुबई से, जैसे विधायकों ने खुद ही बताया कि दुबई से उनके फोन पे फोन आए हैं और एसआईटी की भी वो जो भी एजेंसी उसका पता लगाएगी उस सारी एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने जी आज सभी को अलर्ट कर दिया है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए पहले से कार्रवाई हो रही है। आज और सख्ती से उनको आदेश दे दिए गए हैं और किसी भी किस्म की, मैं तो कहता हूँ विधायक हूँ, जब जनप्रतिनिधियों को धमकी देने वाले ही पकड़ में नहीं आ रहे हैं सर, ठीक है मान लेते हैं दुबई से कॉल आया है, तो आम जनता फिर कैसे सुरक्षित महसूस करें? दुबई से कॉल आया है, अगर कोई हरियाणा प्रदेश से या भारतवर्ष से कोई कॉल आया होता तो हमने जैसे पहले 24 घंटे में गिरफ्तार करने का काम किया था, अब भी हम ऐसे ही 24 घंटे के अंदर। तो क्या हम ये माने कि अगर विदेश से कोई कॉल करता है या फिर धमकी देता है तो फिर वो निश्चिंत रहे कि वो पकड़ा नहीं जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी एजेंसी, देखिए कुछ चीजें गुप्त भी होती है, हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है और रिजल्ट भी जल्दी उसका सामने आ जाएगा। सारी बातें पब्लिश भी नहीं की जा सकती क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला होता है और पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है वो कुछ चीजें गोपनीय भी रखी जाती हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता को कि किसी भी किस्म की उग्रवाद से कोई कितना भी बड़ा हो और कहीं बैठा हो, उसको हम खींच के लाएंगे और उसके सिर को कुचलने का काम हमारी जो सरकार है वो करेगी। और मैं जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की कोई चिंता करने की बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा की वजह से पूरा का पूरा हमारी सरकार ध्यान रखेगी और किसी भी तरह की बदमाशी को पनपने नहीं देगी। माननीय हमारे अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ जाओ, उन्होंने सख्त संदेश दे रखा है और हमारी सारी तरह की एजेंसियां रखें। हम किसी भी किस्म की कोई दिक्कत, चाहे विधायक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, हमारी सरकार की अपराधी हरियाणा छोड़कर दुबई से कॉल कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने तो कह दिया कि हरियाणा छोड़ दो, लेकिन हरियाणा छोड़कर फिर दुबई से कॉल आ रहा है सर। मैं दुबई से, मैं वही बात कर रहा हूँ कि दुबई से हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो लगी हुई है और सारी बातें पब्लिश नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी का मामला होता है और उसमें वो अगर बात हो जाएगी तो वो चौकन्ने होके, और पूरी हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी कोई कितना ही बड़ा बदमाश बैठा हो उसको खींच के लाने का हमारी पुलिस और एजेंसी काम करेगी और उसका सिर कुचलने का काम हमारी पुलिस और हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से करेगी। और हमारी सरकार बहुत मुस्तैद है कि किसी भी किस्म का हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। दूसरी में इन्होंने एक भ्रष्टाचार पे बात की है, मुझे हंसी आ रही है कि जो आदमी 6 केसों में जमानत पर, भ्रष्टाचार के केसों में जमानत पर हो, वो दूसरे की तरफ उंगली उठाने का काम करता है। इसलिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और नहीं तो अगर उन पर भ्रष्टाचार के केस हैं या फिर उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे थे तो क्या वो भ्रष्टाचार पे बोलेंगे नहीं क्या सर? नहीं, देखिए अभी भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी 11 तारीख को भी तारीख थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी जो भर्ती थी, जो खर्ची पर्ची लेके और सिफारिश पे भर्ती की थी, उस पर टिप्पणी की है कि जो 20 इंस्पेक्टर लगाए थे, 9 जो जनरल के थे वो उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी के और उनके ऑफिसर के रिश्तेदार थे। एक भी आदमी को जनरल कैटेगरी का बगैर सिफारिश के नहीं था। और माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो भर्ती है ये चंडीगढ़ थी, पता नहीं कितने केस, 6 केसों में तो जमानत हो चुकी है, कितने केस उनके और जो चल रहे हैं, कितने केसों में और इनकी आगे की पोल खुलेगी, ये देखने की बात है। ठीक है, फिलहाल तो जो विधायक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनको सुरक्षित वो महसूस करें, ये बहुत जरूरी है और ये जो दायित्व है ये सरकार का ही बनता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर हम डिबेट करेंगे भूपेंद्र जी। ठीक है, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ जी। हमारे यहाँ सोनीपत के विधायक को भी धमकी मिली थी और जैसे ही उसको धमकी मिली मुझे पता लगा, मैंने पर्सनली तौर पर भी उनसे फोन पे बात की थी
तो उन्होंने अपना संतुष्टि जाहिर की थी कि पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने तुरंत मुझे सिक्योरिटी मुहैया करा दी है और ज्यादा सिक्योरिटी मेरे को दे दी है। अब मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। ओंकार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है या वाकई जो प्रदेश का माहौल है वो ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं कोई अपने आप को महसूस कर रहा है? क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मोनिका जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज का मुद्दा तो बहुत गंभीर है, लॉ एंड ऑर्डर का, और मेरे साथी भाई बात करने लग जाते कांग्रेस के, हुड्डा के, पता नहीं क्या बात है। भाई जो मुद्दा उस पर बात करो कि आज की पोजीशन क्या है। और गृह मंत्री जी जो एक बयान मंत्री बनकर रह गए हैं, वो बोलते हैं अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। भाई ये अपराध छोड़ने की तो बात समझ में आती है, हरियाणा छोड़ के इसका मतलब आप भारत के दूसरे राज्यों में अपराधियों को भगा के वहां के अपराध को कंट्रोल करवाओगे क्या? वो तो अजीब बात है। ये कैसी बातें हैं, क्या करते हैं ये लोग? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथी कह रहे हैं सोनीपत के रहने वाला हूँ, मेरे पास सोनीपत की रिपोर्ट भी है, अंबाला की रिपोर्ट भी है और रोहतक की रिपोर्ट भी है। मैं एक दिन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आरटीआई में ले रखी मैंने अंबाला के बारे में, जहां गृह मंत्री खुद रहते हैं। 2015 और 2021 का डाटा मेरे सामने है। 2015 में 30 रेप थे, यहाँ पे 30 केसेस रेप के थे अंबाला में, जो बढ़कर 60 केसेस हो गए। 450 चोरियां हुई थी, जो केस रजिस्टर्ड हुए, अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और जो 2021 में बढ़कर 807 हो गई। जहां डकैती का एक केस था अंबाले में, एक सिर्फ एक, वहां डकैती के 10 केस हो गए 2021 में। और जहां अटेम्प्ट टू मर्डर 24 केस थे, वहां 36 केस हो गए। ये आरटीआई का डाटा है मेरे पास, हंसिए मत, ये आरटीआई का डाटा है। और ये रोहतक की स्थिति है, सुनिए। रोहतक में जहां मर्डर हुआ 2015 में 61, वहां यहाँ आके हो गए 70। ये एक एक चीज लिखी हुई है मेरे पास। लैंड ऑर्डर की स्थिति तो आपके एनसीआरबी के डाटा बताएंगे, वहां बताया जा रहा है कि हरियाणा दूसरे नंबर पर आ गया है लैंड ऑर्डर की स्थिति में। कितनी अजीब बात है। बात तो हम कहते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते। आज अगर जन प्रतिनिधियों को धमकी मिल रही है और वो चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकी मिल रही है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। और मैं बताना चाहूंगा, इसकी जड़ पर जाना जरूरी है। अपराध क्यों हो रहे हैं, चर्चा इस पर होनी चाहिए। अपराध का नियंत्रण कैसे होंगे, चर्चा इस पर होनी चाहिए। और जहां भी बीजेपी के प्रवक्ता को मौका मिलता है, ये चले जाते हैं 70 साल में, नेहरू पे चले जाते हैं, हुड्डा पे चले जाते हैं। बात तरीके की कीजिए। बात ये देखिए कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि हुड्डा जी गए ना, क्योंकि हुड्डा जी गए शिकायत लेकर राज्यपाल के पास ना। अपराध क्यों बढ़ रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी तो नंबर 1 पे पहुंचा दी इन्होंने। बेरोजगार बच्चों के जो दिमाग है वो नशे की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। 2 मुख्य कारण है अपराध बढ़ने के, बेरोजगारी और नशा, जिसमें हरियाणा बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये रोजगार देने की कोशिश नहीं कर रहे, नशे के ऊपर नियंत्रण इनका नहीं है, तो क्या होगा, अपराध की स्थिति तो ज्यादा होगी ना। आज अगर राज्यपाल महोदय से कांग्रेस के नेता मिलकर आए हैं, तो इनको तो ये चाहिए कि पहले शैलजा मिल गई थी, अब हुड्डा मिल गया। ये कोई बात नहीं है। बात ये है मुद्दे की कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। और मैं मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आए दिन गोलियां चलती हैं, या अंबाला में भी चलती है, दूर की तो बात छोड़ दीजिए। अंबाला के रहने वाले हैं गृह मंत्री, जो अपने आप को सिर्फ गब्बर कहला के खुश होते हैं। बस काम करने में विश्वास होना चाहिए। हमारे प्रदेश में बच्चा सुरक्षित हो, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपराधिक और राजनेता का गठजोड़ है उसको तोड़ना जरूरी होगा। दूसरा, ऐसे अधिकारी जिलों में नियुक्त करने होंगे जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जो अपराधियों को वास्तव में नियंत्रण कर सकेंगे। तीसरा, बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसको नियंत्रण करना जरूरी होगा। रोजगार के नए नए अवसर ढूंढने होंगे। मैं मानता हूँ सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी 2014 से लेकर 2021 तक। अगर इन्होंने नौकरियां दी हैं, एक व्हाइट पेपर जारी कर दे। ये तो सिर्फ ढकोसले वाली और जुमलेबाजों की सरकार है। 2014 से लेकर अब तक बेरोजगारी की दर बढ़ी है। आप अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो निजी क्षेत्र के उद्योगों को, माइक्रो उद्योगों, इनको बढ़ावा दीजिए। लेकिन यही बात विपक्ष,
ओंकार जी, लेकिन यही बात विपक्ष जो है वो जनता को क्यों नहीं समझा पा रहा है? मैं देख रही हूँ और आपने भी देखा किस तरीके से जब चुनाव होते हैं उसके बाद फिर से बीजेपी को चुना जाता है। यही बात क्यों प्रदेश के युवाओं को समझ नहीं आ रही है? क्यों जनता को समझ नहीं आ रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है या फिर वो बेरोजगार है? देखिए, आप बात कर रहे हैं स्थानीय निकाय चुनावों की, इसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली? जब जाहिर है कोई ज्यादा सीटें नहीं मिली। और जो छोटी सरकार होती है वो आमतौर पर सत्ता की होती है। क्यों नहीं समझा पा रहा है जनता को? करानी है। सुनिए मोनिका जी, किसी ने अपनी नाली ठीक करानी, किसी ने सड़क ठीक करानी है, किसी ने लाइट ठीक करानी है। छोटे छोटे काम होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी सरकार में जीत गए और 2024 में इन्हीं का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपराध पर नियंत्रण करना है और वास्तव में नियंत्रण करना चाहते हैं ये, तो सबसे पहले इनको नशे पर नियंत्रण करना होगा, बेरोजगारी पर नियंत्रण करना होगा, उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और ऐसे विल पावर वाले अधिकारी जिले में तैनात करने होंगे जो अपराध को वास्तव में, जो अपनी इच्छा शक्ति से अपराध को नियंत्रण कर सकते हो। और सिफारशी बंदों को साइड में करना होगा। अपराधी और राजनीति का गठजोड़ भी तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत से पॉइंट हैं जिनको आज की चर्चा में शामिल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था गलत है, ये उचित नहीं होगा। उचित ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा, इसके कारण भी हमें देखने पड़ेंगे। और एक स्वस्थ विपक्ष होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है कि सरकार को सचेत करें कि नहीं भी नशा यहाँ पे ज्यादा है, नशा कंट्रोल के लिए अंबाला में मैं मानता हूँ नशे की कुछ कंट्रोलिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर एसपी एक अच्छे अधिकारी आए हैं। लेकिन कितने जिलों में ऐसे अधिकारी हैं ये देखना होगा। बेरोजगारी पर नियंत्रण करना होगा, तभी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बन सकता है। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, आप हंस रहे थे जब वो आपकी जब वो आपकी कमियां गिना रहे थे तो आपको हंसी आ रही थी सर। मैं इसलिए हंस रहा था कि मेरे साथी प्रवक्ता जो इनेलो के प्रवक्ता हैं, इनकी तो सब लोग जानते हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये कैसे कब्जे कराते थे और कैसे ये नौकरियां देते थे। उस सरकार में आप भी भागीदार थे। सुनो भैया, उस सरकार में आप भी भागीदार थे। आप भूतकाल में चले जाते हो, आज की बात कीजिए। उस सरकार में बीजेपी भागीदार थी। उस सरकार में बीजेपी भागीदार थी, ये मानिए। मैंने आपकी ओंकार जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले उनकी बात पूरी होनी दीजिए सर। ओंकार जी जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे, आप धैर्य रखिए सर। जी इनको ये भी तो बता दो, ये हमारे पर जो बोल रही हैं, उस सरकार में क्या बीजेपी नहीं थी? ठीक है, ये बता दे। तो मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा सर। आप प्लीज धैर्य रखिए, थोड़ा बात पूरी होने दीजिए सर। सुनने की क्षमता रखिए। अभी जो चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ जो अभय सिंह इनके एमएलए है वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने खुद कहा था, प्रेस ने कहा था कि ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ये और हम कब्जे करते थे, इनको मैंने कब्जे वब्जे करा के और इसके 10 रुपए कमाए हैं, ये वो चुनाव लड़ रहा है। और दूसरा, मेरे वो बहुत आदरणीय रहे हैं। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी की भी बात करूं, सबको पता है कि कैसे नौकरी दी और उनका रिजल्ट क्या आया। इसलिए पिछली बातें हमारी सरकार का कोई भूपेंद्र मंत्री, जी, हमारे मुख्यमंत्री कब्जे नहीं लेकिन हाँ ओंकार जी मैं पूछ रही हूँ उनसे। देखिए मैं बात कर रही हूँ, आपको जब आपके पास आऊंगी तो आप बोलेगा प्लीज। हाँ ठीक है भूपेंद्र जी, पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। देखिए उनसे निजात पाने के लिए तो आपको चुना है ना सरकार ने। अगर आप भी उनका हवाला देकर अपनी कमियों को आप बोलिए ना कि हाँ जहाँ कमी है वहां पर सुधार होगा। नहीं, ये कमी हमारे में नहीं है। हमने जितने भी, अब नौकरियों की बात है, सब मेरिट की बात कर दी। खर्ची पर्ची को हमने सबको बंद कर दिया। और जो भी ठीक है भूपेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ खालिद चहलका भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। खालिद जी स्वागत है आपका। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हाँ आऊंगी भूपेंद्र जी। हाँ क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया नहीं मुझे शुरुआत में, इसलिए आऊंगी आपके पास, आऊंगी उनके बाद। हाँ बात पूरी कीजिएगा सर। ठीक है खालिद जी क्या समस्या है सर? भूपेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस कितनी है, पहले शैलजा जी जाती हैं, भूपेंद्र जी अलग अलग सब जाते हैं, आखिर इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? नहीं मोनिका जी, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस कितनी है,
सवाल ये है कि सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, उनका ये कहना है कि शिकायत की गई, हमने सुरक्षा दी। हाँ, मैं भी आपको बता रही हूँ, एक सेकंड बस। उन्होंने कहा, हाँ एक सेकंड, उन्होंने कहा कि शिकायत की गई तो हमने सुरक्षा दी, विधायकों को सुरक्षा दी गई और कार्रवाई अभी की जा रही है। देखिए, सवाल ये नहीं है कांग्रेस कितनी है, कितने खड़े हैं, कितने लोग हैं। सवाल ये है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल कितनी है। चुने हुए प्रतिनिधियों को आप अगर में दिक्कत है, चुने हुए प्रतिनिधियों को खुलेआम धमकियां मिलती हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को जान का डर है, जो आए दिन लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में उनको जाना है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आप प्रदेश के लोगों को क्या दे पाएंगे। देखिए, अगर आप पिछले 7-8 साल का मोनिका जी इस प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो इस प्रदेश ने तरक्की कहां कहां करी, इसके बारे में एक नजर डालने की जरूरत है। देखिए, इस प्रदेश ने तरक्की करी बेरोजगारी में, इस प्रदेश ने तरक्की करी अपराध में, इस प्रदेश ने तरक्की करी महिलाओं के साथ अपराध में, इस प्रदेश ने तरक्की करी महंगाई में। मतलब जो जनजीवन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, तरक्की वहां हुई है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। हाँ, आपने कुछ बंद कर दिया, आपने कुछ चालू कर दिया, आपने बोरा का सिस्टम शुरू कर दिया। सीधे बोरे की बात करते हैं आप, सीधे बोरों में नोट आपके डिपार्टमेंट के अंदर पकड़े जाते हैं। वो आपको क्या लगता है किसी विपक्ष के आदमी ने रखे थे, वो क्या लगता है किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने रखे थे। सरकार आपकी, अधिकारी आपके, लेने वाले आपके, देने वाले आपके। ये आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, ये आपका ढांचा है सरकार का। और जब सरकार से सवाल उठने लगते हैं तो फिर इस प्रदेश में आपको कुछ और चीजें देखने को मिलती है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, धर्मों के खिलाफ विशेष रूप से नारे लगाए जाते हैं, जातियों को लड़ाया जाता है, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये सरकार की हरियाणा प्रदेश जनवाने का काम किया था। नहीं, आप सुनिए, आपने अभी 4 दिन पहले गुड़गांव के नारे सुने थे क्या? आप बताइए, आपने 4 दिन पहले जो गुड़गांव में नारे लगे, जिन नारों को सुनकर किसी भी आदमी की, किसी भी क्षेत्र की शांति खराब हो सकती है, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आप जानते हैं वो वजह है कि सरकार की तय है उन लोगों को। सरकार चाहती है कि अपनी नाकामियां हम छुपा लें और नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट करें, जातियों को जातियों से, धर्मों को धर्मों से, इलाकों को इलाकों से, अगड़े पिछड़े की लड़ाई इस प्रदेश के अंदर रखें। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें। जो मुख्यमंत्री जिले में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। मुख्यमंत्री करनाल से आते हैं, करनाल जिले में भ्रष्टाचार को लेकर आप बात करेंगे तो वहां गढ़ बन गया करनाल भ्रष्टाचार का। लेकिन सरकार फिर भी अपनी सफाई में बोलती है। उसकी वजह यह है कि सरकार ने अपने ऊपर एक बहुत अनदेखी पट्टी चढ़ा रखी है। अगर उसको हम वो कहें तो बेशर्मी की पट्टी चढ़ा रखी है। आंखों में चर्बी चढ़ी है, आंखों पे चर्बी चढ़ी है बेशर्मी की। और उनको इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से, इस प्रदेश के रोजगार की आप बात करते हैं। रोजगार में आपको पता है हरियाणा की स्थिति क्या है? रिकॉर्ड स्तर पे बेरोजगारी है देश के मुकाबले में हरियाणा के अंदर। लेकिन आपको उन आंकड़ों पे ध्यान नहीं है। जो आंकड़े आपके खिलाफ आते हैं उन आंकड़ों का जवाब आप देते हैं सांप्रदायिकता से। उन आंकड़ों का जवाब आप देते हैं एक दूसरे से लड़ा कर। उन आंकड़ों को आप जवाब देते हैं, उन आंकड़ों को झुटला कर, उन एजेंसियों को झुटला कर। ये आपके जवाब होते हैं। लेकिन आप एक कदम उसकी तरफ नहीं जाते। कितनी भर्तियां करी, कितनी भर्तियां रिजेक्ट हुई, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। युवाओं के लिए आपने जो स्थिति पैदा कर दी है वो मोनिका इस प्रदेश को तबाह करने वाली स्थिति सत्ता में है। लेकिन सत्ता को बदलते हुए देर नहीं लगती। जो लोग सत्ता में बैठे हैं मोनिका, उनको एक गलतफहमी हो गई है कि सत्ता में हमेशा बने रहेंगे। प्रदेश के ये गलतफहमी हर किसी को होती है और हर किसी का भ्रम टूटता है। खालिद जी, ये भ्रम हर किसी को होता है और हर किसी का भ्रम टूटता है। ठीक है, भूपेंद्र जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। होना भी चाहिए। देखिए, हमेशा जनता सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर जनता को किसी और से लगता है तो जनता ने हटाया लोगों को, तो इनको ऐसा लग रहा है भाजपा को कि वो हटेंगे नहीं, उनको लोग हटाएंगे नहीं। उनका भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा। इसकी शुरुआत प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव तक देख लीजिएगा। ये तो हम देख लेंगे। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए सर। आपने तमाम आरोप सुने, गंभीर आरोप। वो सवाल में समझा नहीं इनका जी। क्या आपको आवाज नहीं आई? नहीं, मैं ये सवाल जो है वो एक बार आप बताइए क्या जी। इन्होंने कई सारे अच्छा, मेरा सवाल आप बोल रहे हैं? ये जो इन्होंने पूछा है जिसका मुझे जवाब देना। कई सारे सवाल पूछे गए हैं बेरोजगारी को लेकर। जब एक जनप्रतिनिधि ही खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहा है तो आप प्रदेश को क्या दे रहे हैं? ये इनका सवाल है। इनका
का साफ तौर पर ये कहना है कि जो मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर और तमाम जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता पर इन्होंने आपको घेरा है, एक दूसरे से आप लड़वा रहे हैं, ध्यान भटकवा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। प्रदेश जो है वो पिछड़ता जा रहा है और प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। ये तमाम आरोप आपके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो कानून व्यवस्था की बात है उस पर बात करता हूँ जी। हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। हरियाणा प्रदेश में किसी की तरह का कोई गैंगस्टर या कोई वारदात कभी नहीं हुई और ना आगे होने की संभावना है। खालिद जी का कहना है इतनी अच्छी, बेहतर और कानून व्यवस्था है कि सीधा जनप्रतिनिधियों को ही धमकी मिलती है। नहीं, देखिए, सीधा वसूली की जाने लगी उनसे, वसूली की धमकियां हैं सारी। खालिद जी देखिए, मैं बात कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी, आप बोलेगा। हाँ, कोई बात ठीक है, बोलिए भूपेंद्र जी। ये धमकी कोई हरियाणा प्रदेश से तो नहीं मिली। हरियाणा प्रदेश से या देश में से कुलदीप बिश्नोई जी को धमकी मिली थी। 24 घंटे के अंदर हमने उस धमकी देने वाले को गिरफ्तार करने का काम किया था। भूपेंद्र जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन देखिए मेरी एक बात मेरी सुन लीजिए। आपने पंजाब का मैटर सुना था, सिद्धू मूसेवाला को भी बाहर से धमकी मिली थी, लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन क्या अंजाम रहा। देखिए, ये बोल के कि क्योंकि प्रदेश में धमकी नहीं मिली है, बाहर से मिली है, ये बच नहीं सकते हैं। इस पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आप ये देखिए, जैसे मूसेवाला को धमकी मिली थी और उसी समय कुछ उग्रवादी सारा पंजाब क्रॉस करके हरियाणा में घुसे थे और हरियाणा में घुसते ही हमारी पुलिस इतनी सतर्क थी, हमारी पुलिस ने तुरंत उनको गिरफ्तार करने का काम किया था। हमारी जो पुलिस इतनी सतर्क है और हमने उनकी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया है और हर तरह से हम उनको सुरक्षा देंगे, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के अलावा भी कोई व्यापारी है, कोई आम जनता है, सबको सुरक्षा देने का हमारा जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार वचनबद्ध है, या किसी भी कानून व्यवस्था को खराब होने की किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। मैं इनकी कानून व्यवस्था की बात मैंने की, फिर इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ, फिर इन्होंने बेरोजगारी पे भी मैं आऊंगा। देखिए, इनके जो इनके नेता हैं जिनका ये गुणगान करते हैं, जिनके सहारे ये 2024 का चुनाव जीतने की बात करते हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 6 केसेस में तो भ्रष्टाचार के में जमानत पर है। वैसे तो मोस्टली सारे कांग्रेस के लोग ही जमानत पर हैं, लेकिन क्योंकि हम बात हरियाणा की कर रहे हैं और अभी ये जो लेटेस्ट आया है, अभी 11 तारीख भी थी, जो 20 पुलिस इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए थे, उनमें से 9 तो खुद इन्होंने अपने रिश्तेदार लगा दिए। और माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये जो भर्ती है तो संदिग्ध है। देखिए, एक तो हम ऐसी भर्ती करने नहीं जा रहे, हम तो बिल्कुल मेरिट की भर्ती करेंगे और उसमें कुछ देरी हो सकती है। कुछ जो 60 सालों से इन कांग्रेस के पीछे लगाए हुए लोग हैं, वो बेईमानी करते हैं, उनको हम पकड़ने का काम कर रहे हैं। पहले ये सवाल करते थे कि पकड़े नहीं जाते थे, जब सरकार ही कराती थी, सरकार ही पर्चे आउट कराती थी, तो पकड़ता कौन? हम उनको, जो इनके आदमी उस समय से बदमाशी कर रहे हैं, उनको पकड़ने का काम भी कर रहे हैं और उनको अंदर ठोकने का काम भी कर रहे हैं। ये मैं बात इनको भ्रष्टाचार की बता रहा हूँ। अब बेरोजगारी की बात सुन लीजिएगा। बेरोजगारी इनको तो अपने परिवार की तो बेरोजगारी इन्होंने दूर की है। ओंकार जी आ रहे हैं। ये तो परिवारवाद के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। बेटा MP बन जाए तो पत्नी MLA बन जाए और बाप चीफ मिनिस्टर बन जाए। अरे भाई, परिवारवाद के अलावा तुम्हें कुछ दिखता भी है? आप क्यों कहा आम जनता कुछ आना जाना तो है नहीं। ऐसे आदमी बात करे जिससे कोई अपनी परिवारवाद कहाँ से आ गया? क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद तो देखिए, मैं कहता हूँ क्या हुआ है यहाँ कम यहाँ ज्यादा के भाई ने कहा मुद्दे पर रहिए सर। मैं क्योंकि मुद्दा दूसरा है, हाँ भाई मैं बोल रही हूँ, कहेंगे कि मुद्दे से भटक गए, उस पर चर्चा किसी दिन करेंगे। मैं भाई साहब आपके लिए बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर भी डिबेट रखूंगी। अभी आज इस पर बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार पे। ठीक है ठीक है खालिद जी, ओंकार जी मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। ओंकार जी, बस एक छोटा सा कमेंट मैं ले लेती हूँ खालिद जी से, उसके बाद फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि जवाब उनसे मुझे लेना है। खालिद जी जल्दी से जवाब। देखिए मोनिका, जो भाजपा जो सरकार के प्रवक्ता, सरकार से जुड़ी पार्टी के प्रवक्ता की जो भाषा है वो उसमें अहंकार लगता है। वो
ये जो कागजी बातें है ना, ये सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया दिया जाना चाहेगा, भ्रष्टाचार नहीं, ये सब किताब ये एक तरह से जो ये जो नींव रखी गई थी 2014 में जुमलों की, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सारी की सारी पार्टी चल पड़ी है। उनके पार्टी और उनके सारे सहयोगी तो उसी पे चल पड़े हैं। अन्यथा अब ये कहावत है कि सच को क्या आईना दिखाएंगे, जो कुछ घट रहा है वो आपकी सारी सरकार की तस्वीर को साफ करता है, वो आपकी सरकार की क्या चाहती है कांग्रेस, आपकी सरकार की छवि को बताता है। कांग्रेस क्या चाहती है? हाँ, आपकी पार्टी के सुनिए मोनिका, इनके पार्टी के विधायक है सोनाथ से संजय सिंह, ठीक है, ये धमकियां जो हैं उनसे अवैध वसूली के लिए है, उनके विधायकों से अवैध वसूली के लिए है। और जो जैसे एक धमकी आई हमारे कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स को आई, और इस तरह की धमकी आई वो उनको डराने के लिए धमकियां हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सरकार के विधायकों को धमकी है वो वसूली के लिए है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या इस प्रदेश के जो गुंडे हैं, क्या उनको पता है कि भाजपा के लोग इस प्रदेश खालिद जी कैसी बात कर रहे हैं? देखिए इसमें बीजेपी और कांग्रेस का विधायक कहां से आ गया सर? देखिए मुद्दा सुरक्षा का है खालिद जी, ये कैसी बात हो गई? मोनिका मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो लोग इसमें भी बीजेपी कांग्रेस मत घुसेड़िए सर, सुरक्षा का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। नहीं मैं सुनो तो सही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि क्या जो नहीं अपराधियों को क्या ये पता है उनके पास पैसा है, उनके पास नहीं, विधायक से लेकर घटना। कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए शिकायत की गई, सुनो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो धमकियां हैं, धमकियों के अंदर डिस्टेंस है, यानी ये पहले उनके विधायक को दी जाती है, फिर कांग्रेस के विधायक को दी जाती है, फिर किसी और विधायक को दी जाती है। और सरकार आज भी, सरकार की तरफ जो प्रवक्ता बैठे हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है जिस तरह का पंजाब में काटा है। पंजाब में हमने इन्हीं लापरवाही को, एक लापरवाह सरकार की वजह से एक जिम्मेवार इस देश के जिम्मेवार नागरिक को हमने गंवा दिया, इस देश के जिम्मेवार एक नेता को हमने गंवा दिया। सरकार, हरियाणा की सरकार भी उसी स्थिति में है कि सरकार एक तरफ दावों का पुल बांधते थक जाएगी, इधर प्रदेश में कोई बड़ी होनी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल बजाने के बजाय इस प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों की जान की चिंता करे, उनको देखे, किसी को पकड़े, किसी को गिरफ्तार करे, उनको पता है कि हम ये जो अपराध हो रहा है, जो ये धमकियां मिल रही है, इनके खिलाफ हम सख्त हैं, सजग है। और वो अब एक FIR दर्ज कर देते हैं किसी को, अरे इतनी समय नहीं लगती है। अगर आपको कहीं गिरफ्तार करना है, इस देश के अंदर इतना लंबा देश भारत जो है, आप अपराधी को पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ सकते हैं किसी कोने से भी। और आज तो लगभग प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, तो दिक्कतें क्या है? आप एक अपराधी को बचाने के लिए जिसको दिल्ली से लोग ले जा रहे हैं उसको तो आप रोक के, जिसकी अभी आप ताली बजा रहे थे, उसको तो एक अपराधी को रोक के तो आप उसकी मदद कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने उग्रवादी को वहां रोक लिया था। ये सब चीजें है ना जो सरकार की अपराधों को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति को जाहिर करती है कि सरकार खुद इन्वॉल्व है इन प्रवृत्तियों में। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी आपसे जवाब लूंगी इसका। प्रदेश के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले ओंकार जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। ओंकार जी कुछ कहना चाहते हैं? ओंकार जी। मोनिका जी, आज का मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर जी, और मेरी रिक्वेस्ट है दोनों प्रवक्ता साथियों से इसी पर रहे, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर प्रदेश में शांति नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक नहीं होगी, उद्योग भी नहीं रहेंगे, यहाँ पे उद्योग भी पलायन कर जाएंगे और बेरोजगारी दर और बढ़ेगी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का पैमाना क्या मानते हैं? पैमाना हम आंकड़े ही मानते हैं। आंकड़े मेरे पास है, मैंने RTI में सब ले रखे हैं, अप टू डेट ले रखे हैं। अगर हम NCRB का आंकड़े देखें तो हरियाणा की स्थिति हत्या के मामले में पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर है और रेप के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और मेरे को बहुत अफसोस है, जब भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता साथी बैठता है वो हमारे शासनकाल में आ जाता है, उस समय उसकी आंखें और दिमाग दोनों बंद हो जाती हैं। वो ये भूल जाता है उस शासन में ये भी बराबर के हिस्सेदार थे। फिर ये चौटाला साहब की बात करने लग जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि आज इनका गठबंधन अजय चौटाला की पार्टी से है, ये भी भूल जाते हैं। ये ऐसे बेशर्मी से बात करने लग जाते हैं। मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। भाई बात लॉ एंड ऑर्डर की है, इसी पे रहिए। कभी कांग्रेस पे चले जाते हो, कभी इनेलो पे चले जाते हो। आप बताइए, आपने लॉ एंड ऑर्डर 2014 में आपने सत्ता संभाली, 8 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, अभी तक आप ये कह रहे हो
कि जो पेपर लीक होते हैं, जो बंदे पकड़े जाते हैं, वो कांग्रेस के हैं, भर्ती किए हुए हैं, वो गठजोड़ नहीं टूटा। आप 8 साल में गठजोड़ नहीं तोड़ पाए तो क्या घास काट रहे थे? क्या कर रहे हो 8 साल से? अभी आपके जितने पेपर हुए हैं उसमें से अधिकतम पेपर लीक हुए हैं। आप पर्ची खर्ची की बात करते हो। अरे आपके मामले में तो अटैची शुरू होगी, 1 करोड़ रुपए बरामद हुआ और आपके सारे कैमरे वालों ने देखा। आप पर्ची खर्ची की बात करते हो। आपने क्या किया मैं बताता हूं। आपने स्थायी भर्तियां बंद कर ठेके की भर्तियां शुरू कर दी और ठेके में सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड सुन लेना। अंबाला छावनी नगर परिषद का मैंने डाटा ले रखा है, उसका अगर देखेंगे हम कितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आंखें खुल जाएंगी आपकी भी। आप भी अपने सोनीपत में रहते हो, नगर परिषद में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के आंकड़े एकत्रित करना, आप खर्ची पर्ची पर बोलना बंद कर दोगे। आप बात कीजिए आज देश और प्रदेश की व्यवस्था की। आज हरियाणा की लैंड स्थिति मैं नहीं मानता ठीक है। आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन ये कहते हैं गैंगस्टर नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के आरोपी कहां से गिरफ्तार होते हैं ये भी बता दें। ये आप कहते हैं कि हरियाणा में लैंड ऑर्डर स्थिति बहुत, ये सिर्फ बयानबाजी में अच्छी लगती है, लेकिन हमें अच्छी करनी है। एक स्वस्थ विपक्ष होने के नाते हमें अच्छे सुझाव भी देने हैं और सरकार के साथ मिलकर जहां हमारे सहयोग की जरूरत हो, जहां हम इनकी हेल्प कर सकते हैं लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां हम करने को भी तैयार हैं। लेकिन इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है मोनिका जी, नशा और बेरोजगारी इन दोनों पर नियंत्रण जरूरी है। इसी से लैंड ऑर्डर नियंत्रण में होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, अपनी उपलब्धियों के ढोल मत बजाइए, कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रही, खालिद जी का भी कहना है और ओंकार जी का भी कहना है कि नशा और बेरोजगारी अगर ये जड़ से खत्म होंगे उसके बाद ही जो कानून व्यवस्था है वो ठीक हो पाएगी। दोनों के जवाब। देखिए, जो हमारे ओंकार जी ने बात कही, मैं इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारी जो सरकार और हमारी पार्टी का जो मकसद है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करने के साथ साथ हमारी पार्टी चल रही है। अगर कोई ये सुझाव हमारा अच्छा देंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे। और जो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने पूरा मुहिम छेड़ा हुआ है और हम कम से कम भी 1 साल के अंदर 50-60 हजार नौजवानों को भर्ती करने का काम करेंगे। वो प्रक्रिया हमारी आरंभ हो चुकी है और हमने उसके लिए एप्लीकेशन मांग भी ली है। 7.5 लाख के करीब 23,000 वैकेंसियों के अगेंस्ट हमारी वो आई है और दूसरी नौकरियों के लिए भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। हम बेरोजगारी को भी पूरा कंट्रोल करेंगे और जो कानून व्यवस्था है उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देंगे। जो नशे की बात है, इस नशे को भी पूरा कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बात इनकी सही है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन उसका एक कारण होता है। एक जो पीछे से व्यवस्था चली आ रही है, तो सबको सरकारी नौकरी में तो एडजस्ट किया नहीं जा सकता। वो तो जितनी नौकरी होंगी उतने लोग ही लगेंगे। अभी हमारी सरकार जो कौशल विकास योजनाएं चला रही है, दूसरी योजनाएं चला के और जो नौजवानों कितना समय लगेगा व्यवस्था को ठीक करने में? जनता ने आपको दोबारा मौका भी दिया। देखिए खालिद जी, आऊंगी। देखिए, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ। मैं दोनों प्रवक्ताओं की बातें मैंने सुनी है। देखिए, जो सर्टिफिकेट होता है सरकार का, वो कोई नहीं दे सकता, वो जनता देती है। और जनता ने सर्टिफिकेट, हमारी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 3-4 महीने पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है। और जो इन्होंने आरोप लगाया है, मैं तो खासतौर पर कांग्रेस भाई की बात करूं, क्योंकि इन लोगों को तो एक एमएलए की पार्टी है, इनका तो बाहर कोई जनाधार है नहीं। उनकी तो जमानतें 95% लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं और उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये सर्टिफिकेट नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को कॉल आ रहे हैं धमकी भरे? ये सर्टिफिकेट नहीं है कि धमकी भरे कॉल आ रहे हैं? सर मुद्दे पर रहिए ना, देखिए मुद्दे पर रहिए सर। भूपेंद्र जी, मोनिका जी, देखिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फिर से भी बैठक बुलाकर सभी अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं और जो भी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से हमारी सरकार सभी तरह से मुस्तैद है और सभी तरह का काम करेगी। आपको मैं अपनी तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी
सारे देशवासियों को, सारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी किस्म की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों को ये जो हमारे विधायकों को जो मिला है, ये बार बार चर्चा में आ चुका है कि विदेश से कॉलें आई हैं, लेकिन उनका भी हम इंतजाम करेंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भाई मूसेवाला को भी बाहर से वो आई थी। मैंने तो अपने विधायक से जो यहाँ सोनीपत से बात की, उनको भी ये कहा था कि आप अपनी खुद भी अपने होशियारी रखिए। अब मूसेवाला जी सारी सिक्योरिटी को छोड़ के अकेला ही बाहर निकल के चले गए। देखिए, खुद जिन लोगों को सरकार की लापरवाही से हुई है सर, सरकार का काम है। देखो, आदमी को, जिस आदमी को धमकी मिलती है उसको उनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी। सिक्योरिटी हटाई कम की थी, सिक्योरिटी कम की थी, लेकिन उस राज्य में तो उनका जो चुनाव हुआ 2-3 महीने पहले तो उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई और 2 महीने के बाद चुनाव हुआ तो वो हार गए। जहाँ पर मुख्यमंत्री बने उसी सीट से हार गए। लोगों ने उनको जवाब दे दिया, लोगों ने उनका उसको जवाब दे दिया जैसी लापरवाही। सर बातें नहीं, देखिए एक्शन चाहिए भूपेंद्र जी, एक्शन चाहिए, बातें नहीं, सिर्फ एक्शन चाहिए। और वो एक्शन कब दिखेगा? देखिए, एक्शन तो हमने कर दिया। हमने जिस दिन धमकी मिली थी, मैं ये समझ रहा हूँ उसी दिन हमने सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम कर दिया। और ये कोई पिस्टल की बात किसी ने की, वो भी गलत की है। सारे जो आधुनिक हथियार हैं वो उनसे लेस है सिक्योरिटी, उनको हमने सिक्योरिटी दी है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी मीटिंग करके सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसी तरह से कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। अभी तुम्हारी जबान में जब तो अभी निकाय का चुनाव हुआ जब आपका तो कोई दूसरे नंबर पे भी नहीं आया, तीसरे नंबर पे चले गए आप। और प्रदेश के लोगों के साथ अगर आपको लगता है कि लोगों की जान में डालकर भी आप चुनाव जीत जा रहे हैं तो आप इस बहम में मत रहिए कि लोग आपको जान जोखिम डालने के नाम दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपराधों को आपका तो जो मुख्यमंत्री पद का मोनिका जी को रोकिए आप। 2 लाख का सवाल है, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए ना। सुनिए, राजस्थान में एक घटना घटी अभी, मोनिका इसको ध्यान से सुनने सुनिए, एक मिनट में खत्म कर दूंगा। एक हमारे की हत्या हुई, उस हत्या को करवाने से लेकर उन हत्यारों की मदद करने का भाजपा के लोग है। तो ये सरकार की गंभीर दे रहे, अपराध आप रोक नहीं सकते। नहीं भैया, ये माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हो प्रदेश का, आप माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हो प्रदेश का। लूंगी आपसे भी, ओंकार जी आऊंगी आपके भूपेंद्र जी, एक सेकंड भूपेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। ओंकार जी खाली जी ठीक है। ओंकार जी जल्दी से कमेंट सर, आपका लास्ट कमेंट। ओंकार जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए ओंकार जी। आ रही है, बोलिए सर जल्दी। मोनिका जी, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। वो स्थिति आज हमारे प्रदेश में ठीक नहीं है। इसे ठीक करने के लिए हमें बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता इधर उधर भटक जाते हैं और हमारे को बोलते हैं एक विधायक की पार्टी है, इनको याद रखना चाहिए कि ये 2 विधायकों की पार्टी थी और वापिस 2024 में 2 भी आने वाली है। आप चिंता न कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक कीजिए ताकि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। एक व्यक्ति अपने साथ 100 गनमैन लेके चलता है और दूसरे को एक भी गनमैन नहीं है। ये बहुत अजीब स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कंट्रोल में होनी और अच्छी होनी स्थिति जरूरी है ताकि देश की तरक्की हो सके, विकास हो सके, उद्योग आए, जनता शांति से रहे। लेकिन यहाँ पे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि आज कुछ होगा। ये स्थिति बड़ी गंभीर है। ये सोनीपत की स्थिति भी है जहाँ से मेरे भाई रहते हैं, वहां इनको भी मालूम है कितने मर्डर हो चुके हैं। ये स्थिति गंभीर है, यहाँ पे दूसरे मुद्दों पे ना जाएं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ही रहें। और इसको ठीक करने के लिए जो अच्छे सुझाव चाहे विपक्ष दे रहा है चाहे कोई दुश्मन दे रहा है, उसको भी ग्रहण करके आप मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाइए। और जो आप कहते हो ना सबका साथ सबका विकास, ये ठीक नहीं है अब नारा। अब तो नारा सबका साथ, सबसे विश्वासघात और सबका सत्यानाश, ये नारा है अब आपका। ठीक है ठीक है भूपेंद्र जी, थोड़ा जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, समय नहीं है। क्योंकि देखिए, हमने तो जो नारा दिया है सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ,
और इसी नारे को लेकर के हम 2024 तक इलेक्शन में जाएंगे और हम सबका विकास और सबका साथ बिल्कुल रखेंगे और हम पूरे प्रदेश में एक वादा करते हैं, सब संकल्प है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे। किसी किस्म के आवारा आदमी को या उसको सिर उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। साथी ने जो मेरे से बात पूछी राजस्थान की, अरे राजस्थान का कांग्रेस पार्टी समय का अभाव है, पूछना तो मुझे चाहिए था, आप मेरे से पूछने लग गए। नहीं, आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, और ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद जी आपका भी, आप लोगों ने अपनी बात रखी। तो विधायकों को धमकी कांड पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कई मामलों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और कांग्रेसी एमएलओ के साथ जो है वो पहुंचे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और माहौल जो है प्रदेश का वो सुरक्षित हो, हर इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करे, ये जो है इसको लेकर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। चलिए फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।